नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम पढ़ाई करेंगे हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज के क्लास में हम मुख्य रूप से क्या क्या जानेंगे उसका एक सार हम बता दें पहले संक्षेप में। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं और भारत के संविधान में भाषाओं का क्या उल्लेख है, कहाँ उल्लेखित है भाषा भारतीय संविधान में, उसका चर्चा करेंगे। और भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों का जिक्र करेंगे और उनके भाषा और बोली के मुख्य लिपि के बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपभाषा और व्याकरण इत्यादि पर आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करता है। ये भाषा हुई। अब बात करते हैं भाषा शब्द आया कहाँ से। भाषा शब्द आया संस्कृत के भाष शब्द से। संस्कृत के भाष शब्द से आया, भाष धातु से आया, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। यहीं से भाषा का उत्पत्ति हुआ है, भाषा शब्द का। अब बात करें भाषा बोली कितनी जाती है। विश्व भर में बहुत सारे देश हैं, बहुत से स्थान हैं, सभी जगह अलग अलग लोग, प्रजाति के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में लगभग 3000 से भी अधिक भाषा बोली जाती है विश्व भर में। उसमें से हिंदी का स्थान चौथा नंबर पर है। हिंदी 4th पोजीशन पर आती है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में। तो अब बात करेंगे कि 3 और कौन कौन है। तो पहला 3 में से पहला स्थान पर आता है चीन में बोली जाने वाली एक भाषा है मंदारिन। दूसरी भाषा होती है, दूसरे पोजीशन पर है स्पेनिश। स्पेनिश भाषा दूसरे शब्द पर आती है। तीसरी भाषा जो है वो हम लोग भी बोलते हैं, इंडिया में भी उसको जो है इंग्लिश। तो ये 4 भाषा हुआ। विश्व भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पहला हो गया मंदारिन जो कि चीन में बोली जाती है, दूसरा हो गया स्पेनिश, तीसरा हो गया इंग्लिश और चौथे स्थान पर हमारा हिंदी है। तो हमारे देश की एक भाषा विश्व भर में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है हिंदी। अब आते हैं भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा पहली हो गई मौखिक भाषा, दूसरी हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? इसके शब्द से ही पता चल रहा है। मौखिक मतलब मुंह से कही जाने वाली, यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरों के पास अपने विचारों को बोल कर प्रकट करे तो उसको हम मौखिक भाषा बोलेंगे। दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या हुआ? जब एक व्यक्ति दूसरे के पास अपने विचारों को लिख कर, पढ़कर व्यक्त करे तो उसे हम लिखित भाषा बोलेंगे। तो ये हो गए 2 प्रकार के भाषा। भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि बोलकर एक दूसरे के पास विचार व्यक्त करना, लिखित भाषा यानी कि लिखकर, पढ़कर एक दूसरे के पास विचार व्यक्त करना। 2 प्रकार के भाषा हो गए। अब आगे आते हैं अध्याय में। भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान में उल्लेखित ये भाषा कहाँ से आया? ये हिंदी हमारा जो है भाषा है। तो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343
में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। आठवीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 में भारत के संविधान में हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, जो कि कब की गई? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान हम लोगों ने अंगीकृत किया, उस समय हिंदी को मिलाते हुए कुल मिलाकर 14 भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद 343 में अपनाया गया, उल्लेख किया गया। हिंदी के साथ साथ और 13, यानी कि हिंदी मिलाकर कुल 14 भाषाओं को अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया कि हमारी ये भारत की भाषाएं होंगी, अधिकृत भाषा हो गई। और आज के दौर में कुल मिलाकर 1950 में कितना था? 14 भाषा। और आज के दौर में वर्तमान में है टोटल 22 भाषा। टोटल 22 भाषा का उल्लेख अभी संविधान में है। वो 22 भाषा कौन कौन है, आइए जानते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित कुल 22 भाषाएं हैं। पहला हिंदी, तमिल, तेलुगु, असमिया, उर्दू, उड़िया, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती, संथाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, पंजाबी, कन्नड़, सिंधी और मैथिली। ये 22 भाषा टोटल है जो कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। इसमें पहला स्थान पर हिंदी है। और बात करें हिंदी को, जब 14 सितंबर 1949 को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो उसी को याद करते हुए हम लोग हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चूंकि ये 14 सितंबर 1949 को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए उसको याद करते हुए हम लोग 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। अब आगे आते हैं अध्याय में। अगले स्थान पर हमारा पढ़ने के लिए है शीर्षक बोली। बोली क्या है? बोली है सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को बोली कहते हैं। अब बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने के लिए यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको बोली कहते हैं। और बोली में ज़्यादातर लोग सिर्फ मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे अध्याय में हम बात करेंगे मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, वो आगे के अध्याय में हम भविष्य में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसका विस्तार में। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बोली में सीमित क्षेत्र में इसका यूज करते हैं भाषा का, और उसका लिखित रूप नहीं होता है, और उसको हम सिर्फ उसमें ज़्यादातर बोली में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति का। ठीक है, अब बात करें आगे लिपि। लिपि क्या है? लिपि है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको जब हम लिखित रूप में लाएंगे उसको, तो उस भाषा को जब हम लिखेंगे उसी विधि को हम लिपि कहते हैं। अब लिपि को अलग अलग लिपि होती है अलग अलग भाषाओं के लिए, है ना। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई भी भाषा जब हम लिख रहे हैं तो हम तभी उसको हम पढ़ पाएंगे। आप बहुत सारे राज्य में देखते होंगे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक नहीं समझेंगे जब तक उसके लिपि को आप नहीं जानेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे।
बोली आप उसको जान नहीं रहे हैं, वो सुन तो रहे लेंगे लेकिन क्या बोल गया आप समझ नहीं पाएंगे तब तक कि आप उसके लिपि चिन्ह को अलग अलग जो होते हैं उसको आप नहीं जानेंगे। लिपि को लिखना बोलना उसका समझना, तब तक आप उस भाषा के लिपि को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस भाषा को भी नहीं बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। इसीलिए कोई भी भाषा के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए उसमें सबसे बड़ा योगदान उस भाषा के लिपि का है। अगर आप उस भाषा के लिपि को जान रहे हैं तो उस भाषा को आप जल्दी समझ पाएंगे। अब बात करते हैं प्रमुख भाषाएं और उनके लिपि के बारे में कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम हिंदी, जिसका चर्चा कर रहे हैं बार बार हम, जिसके ऊपर पढ़ाई भी आज का सब्जेक्ट भी यही है। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये 3 भाषाओं की लिपि देवनागरी है ना। हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये तीनों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर आती है पंजाबी। पंजाबी भाषा का भी लिपि है गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। तीसरे नंबर पर बात करें उर्दू, फारसी, ये सभी का लिपि है फारसी। चौथा बात करें अरबी का, तो अरबी का लिपि भी अरबी ही है। और पांचवा बांग्ला, बांग्ला का लिपि बांग्ला है। रूसी का लिपि रूसी है। और आगे अब बात करें अंग्रेजी, इसका ऑफिशियल रूप में भी यूज करते हैं ज़्यादातर लोग। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सभी का लिपि रोमन है। तो ये हमारा मुख्य रूप से इतनी भाषा थी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, जिसका लिपि हो गया देवनागरी, पंजाबी जिसका लिपि हो गया गुरुमुखी, उर्दू, फारसी जिसका की लिपि हो गया फारसी, अरबी जिसका लिपि हो गया अरबी, बांग्ला जिसका लिपि हो गया बांग्ला, रूसी जिसका लिपि हो गया रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जिसका लिपि हो गया रोमन। तो इतने मुख्य भाषा थे और उनको लिखे जाने वाली लिपि थी। आगे बढ़ते हैं उपभाषा। उपभाषा क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि बोली किसी भी तरह से लिखित रूप में नहीं होता है, उसको सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो अब बात करते हैं सीमित क्षेत्र में जो बात करते हैं, बोलते हैं उस बोली को, तो धीरे धीरे बोलते बोलते उसका क्षेत्र विस्तार होता है। एक सीमित क्षेत्र में न रहकर वो अब धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन होने लगता है, बढ़ने लगता है उसका क्षेत्र, दायरा उसका बोले जाने वालों का दायरा बढ़ने लगता है। साथ ही उसमें कुछ लिटरेचर आना शुरू होता है, उसमें साहित्य का प्रभाव दिखना शुरू होता है। बोली के विस्तृत रूप को ही हम उपभाषा कहते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा जैसे हुई, हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं और उसमें बोले जाने वाली टोटल 17 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो अब भारत में बोले जाने वाली हिंदी के अलग अलग क्षेत्र में क्या बोलते हैं, उसका क्या बोली होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर पर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जिसका बोली मुख्य रूप से बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी जो कि उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, बघेली जो कि मध्य प्रदेश में बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ी जो कि छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। आगे बात करें, दूसरा नंबर पर है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी जिसकी बोली है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो इसके नाम से ही इसको बता सकते हैं कि ये राजस्थानी हिंदी है, तो मुख्य रूप से ये राजस्थान में ही बोली जाएगी। और जिसका बोली हो गया जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आता है, उसका मुख्य बोली है गढ़वाली जो कि हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, कुमायूनी जो कि उत्तराखंड में बोला जाता है, हिमाचली जो कि हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में पहले नंबर पर है खड़ी बोली जो कि हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी जो कि हरियाणा में ही बोली जाती है, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ये तीनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर पर है हमारा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जिसके अंदर में अंतर्गत आती है बोली कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो भोजपुरी बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है, और मैथिली और मगही जो कि बिहार में बोली जाती है, इसलिए इसको बिहारी हिंदी बोलते हैं।
अब हम आज के अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जो कि है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने का ज्ञान कराता है। भाषा बोल तो लिए, लिख भी लिए लिपि के अनुसार, लेकिन उसको सही फॉर्म में कैसे लिखें, क्या उसका लिखने का तरीका होना चाहिए, वो हमें व्याकरण बताता है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने का ज्ञान कराता है। तो अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के 3 अंग हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? इस अंग में वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, उनके मेल से शब्द बनाने का नियम आदि के बारे में जानते हैं। ठीक है, वर्ण विचार में। अब आगे शब्द विचार का बात करें तो इस शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उसके रचना आदि की विवेचना की जाती है। शब्द विचार में उसके भेद, उत्पत्ति और रचना का उल्लेख करते हैं, उसमें जानते हैं शब्द विचार में। आगे आते हैं वाक्य विचार में। वाक्य विचार में वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण और रचना आदि की विवेचना करते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से व्याकरण का 3 अंग हुआ: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिसका हम आगे के अध्याय में हम इसका जिक्र करेंगे। इसको डिटेल से हम विस्तृत रूप से आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा आज का अध्याय पसंद आया है तो हमारे इस प्रयास को आप लाइक करें, और अगर कुछ आपका कमेंट है इसके ऊपर, विषय के ऊपर, या कुछ जानना चाहते हैं या कुछ अपना सुझाव व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी आगे इसी प्रकार का वीडियो हम बनाया करें। धन्यवाद।